नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह क्लास यूपी जीके के लिए चलाई जा रही है। यह क्लास आपके यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाले सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, इस क्लास में आपको जितने भी यूपी में के एग्जाम है उनसे जुड़े सारे पीवाईक्यूज एवं उनका व्याख्या आपको मिलेगा और जो भी आगामी एग्जाम है उनमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने कवर कराया है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है किस किस राष्ट्रीय पार्क का जो है जिला सही दिया गया है। तो आइए देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी जिला, यह गलत है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका यह चंदौली जिला में है, यूपी के चंदौली जिला में स्थित है। कतर्निया घाट अभ्यारण्य यह पीलीभीत में नहीं स्थित है। कतर्निया घाट अभ्यारण्य बहराइच जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रयागराज, गलत है ये। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चित्रकूट में स्थित है। मैंने आपको अगला जो क्या कहते हैं कराया है आपकी क्लास, उसमें मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है अभ्यारण्य की जितनी है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर करिएगा। आइए इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है एग्जाम से संबंधित उन्हें कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके और जो पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। चलिए देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 78 किलोमीटर है। इसे 1957 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एशियाई शेरों के वास के रूप में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है? तो आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम जो है चंद्रमा नदी के नाम पे रखा गया है और इसका अर्थ जो होता है चंद्रप्रभा नदी का, इसका अर्थ होता है चंद्रमा की चमक। चंद्रमा की चमक। इसमें अन्य से बहुत जीव रहते हैं, आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, जैसे तेंदुआ, काला हिरण और भी बहुत सारे जीव रहते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में। एक और वन्य जीव अभ्यारण्य जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1975 में बहराइच जिले में हुई थी। 1987 में इस अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व के हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था। तो आपसे एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो वह कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर है, तो आगे भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, इसके पूरे पूरे चांस है। आइए देखते हैं। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य यह ललितपुर में है। लाल बहोशी तो यह कन्नौज में है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तो यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। कम्यूर वन्य जीव अभ्यारण्य यह किस जिले में है? तो यह मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको जो इसमें पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है उसके बारे में बताना है। आपका ऑप्शन ए है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। अरे, पहला ही जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव जिले में स्थित है। जबकि केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य यह तो भरतपुर में है, भरतपुर जो कि राजस्थान में है, आपके राजस्थान में। चित्रागुड़ी, चित्रागुड़ी को चितरंग गुड़ी भी कहते हैं, तो ये जो है आपका रामनाथपुरम में है, रामनाथपुरम तमिलनाडु में, आपका तमिलनाडु में स्थित है। रायगंज या कुलिक जो है पक्षी अभ्यारण्य
दिनाजपुर में है। दिनाजपुर, दिनाजपुर आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य से जो क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं कई बार, उनको भी यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे कि यह 225 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 225 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है अभ्यारण्य। इसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को कब अधिसूचित किया गया? तो 1984 में अधिसूचित आपका जो है 1984 में किया गया। और बता दें, इसका जो है नाम बदलकर, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम 2015 में बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। तो आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बना है कि किस उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम 2015 में परिवर्तित किया गया। तो वह है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। आगे इनसे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं पक्षी अभ्यारण्य से, और उनको हम कवर करा देते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल आपका बलिया जिले में स्थित है। इसकी छोटी सी ट्रिक बता दूं, जो है सुर जो है बालिकाओं की लगती है। आप लोग याद रखिए, क्योंकि लड़कों की आवाज थोड़ी सी कड़क होती है, और जो लड़कियां होती है, बालिकाएं होती है, उनकी आवाज एकदम सुरीली होती है। तो इसे आप याद रखेंगे, सुराहाताल बलिया जिले में। आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य या एटा जिले में। आप लोग इसमें बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि आपका पटना बिहार में स्थित है। अगर आपका पटना पूछेगा तो जो नहीं पढ़ के गया रहेगा सीधा बिहार मान के आएगा, और क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, पटना जो है, पटना पक्षी अभ्यारण्य यह एटा जिले में है, यूपी के एटा जिले में है पटना। जैसे कोई चीज आपका ट्रिक बता दे, पाटना रहेगा तो ईटा से पाटते हैं, ईटा अर्थात आप लोग जानते हैं। तो ईटा से या एटा, उसी को ईटा को एटा कहेंगे, पाटेंगे तो वही हो गया पटना, एटा जिले में। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य यह महोबा में स्थित है। विजय, विजय किसकी होगी? जो महान रहेगा, जो महान रहेगा उसी की विजय होगी। यहाँ बता दें आपको, ये ट्रिक बता रहे हैं। ओखला पक्षी अभ्यारण्य यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है आपके रायबरेली जिले में स्थित है। जैसे हम किसी से जब राय लेते हैं तो हम सब से लेते हैं, सब से लेते हैं ना राय। तो हो गया आपका रायबरेली में जो है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वह गोंडा जिले में स्थित है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आपका सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, समझ लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसकी जो है स्थापना 1991 में हुई थी, और जो है इसका सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य का आधिकारिक नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। इसका आधिकारिक नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। यह क्या कहते हैं, एक प्राकृतिक गोखुर झील है, जो कि गंगा नदी द्वारा निर्मित किया गया है। गंगा नदी द्वारा अपने आप निर्मित हो गया है प्राकृतिक रूप से। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा नदी द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश का कौन सा एक प्राकृतिक गोखुर झील है? तो वह है सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे जो है साइबेरिया एवं जो अन्य ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां के जो है पक्षी यहाँ पे प्रवास करने आते हैं, अर्थात वो क्या कहते हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? आपके सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध, भारतीय मोर और हार्नबिल। ऑप्शन सी
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन डी हरा कबूतर और धूरस जंगली जो है मुर्गी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा सारस और क्रेन। सारस और चित्तीदार गिद्ध जो है ये सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील में इनका प्राकृतिक आवास होता है। आपका जो है सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आगरा जिले में स्थित है, यूपी के आगरा जिले में स्थित है। और जो है कीथम झील को 1991 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था आपका 1991 में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? ये समझ लीजिए, ये तो और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये बहुत बार पूछा गया है और ये समझ लीजिए आयोग का एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो है आप देखेंगे ऑप्शन, महोबा नहीं, मथुरा, जी हाँ, मयूर संरक्षण केंद्र जो है आपका वो यूपी के मथुरा जिले में स्थित है। या जब आपसे कोई आपसे क्या मतलब कि एग्जाम में जब कोई पूछेगा कि वन विभाग द्वारा इसे कब शुरू किया गया था, तो इसे 2018 में यूपी वन विभाग द्वारा शुरू किया गया था। यूपी वन विभाग द्वारा शुरू किया गया था मयूर संरक्षण केंद्र जो है। मैनपुरी, ये तो पहले गलत हो गया। महाराजगंज के बारे में आपको बता दूं, महाराजगंज में जो है यहाँ पे यूपी का जो है पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया। पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया था महाराजगंज में। आपसे पूछेगा यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, तो वो महाराजगंज में था। यह जो है इसका नाम क्या है, तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। और ये जो है लाल सिर वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। लाल सिर वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध जो है इन्हें ही एशियाई राज गिद्ध कहा जाता है। यह लाल सिर वाले गिद्ध के लिए पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न का मिलान कीजिए, अर्थात सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इस तरफ आपका जो है जिला या जगह दी हुई है और सूची 2 में आपका जितने भी हवाई अड्डे हैं उनको दिया गया है। तो देखते हैं अयोध्या फैजाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है, तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा है आपका ए का 3 नंबर। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, आपके एग्जाम में पूछेगा लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, तो ये चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी का हो जाएगा 4। जेवर, जेवर में कौन सा है आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप बताएंगे नोएड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में स्थित है, सी का 2 नंबर। और डी का आपका बचा फिर लाल बहादुर शास्त्री, वाराणसी के बाबतपुर में जो है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपके जो है हवाई अड्डे किस जिले में स्थित है, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो यह गाजियाबाद में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा जिले में स्थित है। कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, तो यह चकेरी हवाई अड्डा है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। और इलाहाबाद प्रयागराज में बमरौली है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग टिक करके रखिएगा। रायबरेली में फुर्सतगंज हवाई अड्डा स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपका भातखंडे संगीत संस्थान कब स्थापित हुआ, 1926, बिल्कुल सही दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962, सही है ये भी आपका। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963। भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है आपका
इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और राष्ट्रीय कथन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1988 से 89 के मध्य हुई थी। तो आपका ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 नंबर, सी का 3 नंबर, जो है डी का 4th नंबर और ई का 5th नंबर होगा। आप क्या कहते हैं, इनकी ईस्वी जो है याद कर लीजिएगा, डेट्स वैसे नहीं पूछी जाती हैं, बस आप क्या कहते हैं सन याद कर लीजिएगा, किस सन में स्थापित हुई है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 1 नंबर का तो आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। और सूची मिलान करने के लिए तो अभी इस टाइप के पैटर्न ही निर्धारित हो गए हैं जैसे आयोग के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? गंगा और यमुना नदियां, गोमती और रामगंगा, शारदा और खगरा, घाघरा और राप्ती, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर होगा शारदा और खगरा नदियां जो है ये उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसकी दक्षिणी सीमा बनाती हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका यह पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में स्थित है। पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में स्थित है। शाहजहांपुर में स्थित है। आप पूछ सकता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, तो आप बता देंगे पीलीभीत एवं शाहजहांपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश वन विभाग कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1976 या फिर 25 नवंबर 1977, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 25 नवंबर 1974 को वन विभाग, उत्तर प्रदेश का जो है वन विभाग, इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? सिंध नदी, बेतवा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर होगा बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान, आपको बता दें, यह बेतवा नदी का है। बेतवा नदी ये बुंदेलखंड में है। इसका जो है प्राचीन नाम वेत्रवती भी था। वेत्रवती आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वेत्रवती किस नदी का प्राचीन नाम था? तो बेतवा नदी का था। इसका जो है बेतवा नदी का उद्गम स्थान आपको बता दें, यह मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य श्रेणी से हुआ है। विंध्य श्रेणी से बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से हुआ है। जब आपका उद्गम पूछा जा सकता है तो इस पूछा जाता है कि बेतवा नदी का विलय किस स्थान पर हुआ है। आपका जो है विलय इसका उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी में हुआ है। यमुना नदी में आपका इसका विलय हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती? अर्थात ऐसी कौन सी नदी है इनमें से जो उत्तर प्रदेश में बहती ही नहीं है, मतलब वो यहाँ पे है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी रामगंगा नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो है सही उत्तर होगा गंगा नदी, या उत्तर प्रदेश से नहीं, यह उत्तर प्रदेश से बहती है। और जो है डी यमुना नदी भी बहती है, रामगंगा नदी भी आपके उत्तर प्रदेश से बहती है, झेलम नदी बिल्कुल बहती है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका झेलम नदी। क्या मैंने गलत बताया? आप मतलब कि अपने मन में सोचे रखिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होता है। झेलम नदी जो है ये उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। इसका जो है वैदिक या सांस्कृतिक नाम आपको बता दें, यह वितस्ता है। सॉरी दोस्तों, मैंने बोला सही लेकिन लिख गलत दिया, वितस्ता। और इसका जो है उद्गम, झेलम नदी का उद्गम क्या है, कहाँ से हुआ है अर्थात, तो यह वेरीनाग झरना जो कि जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग झरना आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहीं से हुआ है। और इसका विलय देख लेंगे, विलय पाकिस्तान में त्रिम्बू
त्रिम्बू नामक स्थान पर, त्रिम्बू त्रिम्बू स्थान है। और नदी कौन सी है? तो वो चिनाब है, चिनाब नदी में पाकिस्तान में हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन देखेंगे बिजनौर, जी हाँ, बिजनौर जिले से ही आपकी जो है रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आपको बता दें इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपका जो है गंगा नदी आपकी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है जो गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जो है केदारनाथ के समीप गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान पर हुआ है। गोमुख से उत्तराखंड गोमुख, आपको पूरा याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर में है ये गोमुख ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? तो याद रखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ के समीप। यह गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, मतलब 28 जिलों में होकर तब बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक बाढ़ आती है, चूंकि आपका इसका रीजन बता दें, जो है पूर्वी क्षेत्र आपका ये पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में ढलान युक्त है, तो जो भी पश्चिमी क्षेत्र में जो भी क्या कहते हैं बरसात होती है, तो उसका जो है सारा पानी जब पानी का लेवल बढ़ता है तो वो सारा क्या कहते हैं ढलान की वजह से पूर्वी क्षेत्र की ओर आ जाता है, सारे नदियों का बहाव हो जाता है पूर्वी क्षेत्र की ओर, तो इसलिए ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? अर्थात उन्नाव जिले का पहले में नाम क्या था? प्रतापनगर गलत, विष्णुनगर नहीं, और सत्यवादी नहीं, सवाई गोदो, जी हाँ, उन्नाव जिले का जो है प्राचीन में नाम सवाई गोदो था। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? इलाहाबाद, प्रयागराज, जी हाँ, बिल्कुल आपका यह सही उत्तर है। राजस्व परिषद की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में की गई है, और राजस्व परिषद की जो है आपकी स्थापना यह 1831 में की गई थी, 1831 में। और जो है आपका राजस्व परिषद, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि पूछा जाएगा यह किस प्रकार की संस्था है? तो यह भूमि प्रशासन एवं राजस्व से जुड़ी संस्था है। भूमि प्रशासन एवं जो है आपका राजस्व से जुड़ी जो है आपकी संस्था है ये। और इस परिषद का जो है आपसे पूछा जाएगा कि न्यायिक कार्य कहाँ संपन्न होता है? राजस्व परिषद का न्यायिक कार्य प्रयागराज में होता है, आपके प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। और इसका प्रशासनिक कार्य, आपका प्रशासनिक कार्य जो है पहले प्रयागराज में होता था, पर अब स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया गया है आपका। और जो इसके न्यायिक सदस्य होते हैं, न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? न्यायिक सदस्य की संख्या आपकी 7 निर्धारित की गई है, 7 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, सुजाउद्दौला नहीं, वाजिद अली शाह नहीं, यह भी नहीं है, सफरजंग यह भी नहीं है। आप लोग अपने मन में सोचिएगा, क्या सयादत अली खान है? जी नहीं, यह भी नहीं है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बता दूं, बड़ा इमामबाड़ा जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो है निर्माण आसफ उद्दौला ने करवाया था, आसफ उद्दौला। आपके जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया है और कई बच्चों ने इसको गलत किया है,
तो उद्दौला देखते ही सुजाउद्दौला मार देते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। आसफ उद्दौला इसका सही उत्तर होगा। और ये बड़े इमामबाड़ों को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। भूल भुलैया, क्योंकि यह लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। और आसिफ उद्दौला ने इसे 1900 सॉरी दोस्तों 1786 से 91 के मध्य बनवाया था आपका। बड़ा इमामबाड़ा जो है आसिफ उद्दौला ने 1786 से 1791 के मध्य बनवाया था इसे। और आसिफ उद्दौला जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके याद में जो है लोग इसे आसफी इमामबाड़ा भी कहते हैं। आसफी इमामबाड़ा। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना भी मैं इसमें क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को हल्के में मत लिया करिए, अच्छे से इसको पढ़िए और याद किया करिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था विजय सागर अभ्यारण्य जो है, विजय सागर अभ्यारण्य आपका, तो उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बता दूं, उसको जो है पक्षी अभ्यारण्य केंद्र बिंदु विजय सागर झील है उसकी। और 11वीं शताब्दी में चंदेला शासक विजय पाल चंदेला द्वारा निर्मित कराई गई थी, जो वो सागर झील है। ठीक है, सागर झील। सागर झील आपकी किसके द्वारा क्या कहते हैं निर्मित कराई गई थी, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग इस क्लास को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हम आपसे वादा करते हैं आपके एग्जाम में यह क्लासें बहुत ही मददगार साबित होगी और आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस सेशन से हम फंसाने का दावा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।